वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी मैं इसके 2 पार्ट बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में, और हम इसके बारे में कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी क्या होती है? तो इसके अंदर हम बेसिकली 3 हेड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हेड होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड हेड में आता है हमारा इन्वेस्टिंग, और थर्ड में आता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जैसे कोई बिजनेस है, उसके अंदर कच्चे सामान की ज़रूरत होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो वो सारी एक्टिविटी जो भी हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए काम में आती है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस को चलाने की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो सारी आती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। इसके अंदर अब हम क्या क्या लेते हैं कैश फ्लो के अंदर? तो सबसे पहले आता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से हम प्लस करेंगे अगर कोई नॉन कैश आइटम्स है, डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन की, उसको ऐड करेंगे। प्लस या माइनस वो डिपेंड करता है, अगर हमारा नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है तो हम वो ले लेंगे। इसके बाद हम प्लस करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, माइनस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब हमारा करंट अकाउंट और करंट लाइबिलिटीज़ के क्या होता है इसके अंदर? तो अगर हमारी करंट अकाउंट, करंट एसेट्स है जो, वो हमारी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो हम ऐड करेंगे, और अगर इंक्रीज़ हो रही है तो माइनस करेंगे। और अगर इंक्रीज़ हो रही है करंट लाइबिलिटीज़ तो हम उसको ऐड करेंगे, और डिक्रीज़ हो रही है करंट लाइबिलिटी तो उसको हम माइनस करेंगे। इसके बाद हम माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स जो हमने पहले ही पे कर दिया उसको भी लेस कर देंगे। माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को। तो उसके बाद हमारा क्या निकल के आता है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जितना भी ऑपरेटिंग का खर्चा है वो सारा हमें इससे पता चल जाएगा। इसके बाद आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आता है कि हम हमारे बिजनेस के अंदर हम कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट को ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, या कोई भी हमारी जो एसेट्स है उसको हमने अगर परचेज करा है या सेल करा है तो उसके बारे में हम इस हेड के अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ऐड करेंगे अगर सेल हो रही है फिक्स असेट्स की, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला है या डिविडेंड मिला है तो वो सब चीज़ें हमारी ऐड होती है। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स ऐड होगी, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लेस करेंगे। उसके बाद हमारा क्या निकल के आता है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद हमारा थर्ड हेड आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मतलब होता है कि हम पैसा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो पैसा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? जैसे कि डिबेंचर्स हो गए, हमारे शेयर्स हो गए, तो वहाँ से हमें मिलता है। अब डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं तो उनको हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट। तो हम उसके बारे में भी इसी हेड के अंदर देखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रोसीड फ्रॉम इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम बोरोविंग्स। अगर हमने कोई शेयर या डिबेंचर या बोरोविंग्स लिया तो उनको हम ऐड कर देंगे। रिडीम हो रहा है, अगर उनको हम पे कर रहे हैं तो हम उसको लेस कर देंगे। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, अगर बोरोइंग्स को पे कर रहे हैं तो वो भी लेस होगा। डिविडेंड पे कर रहे हैं तो लेस करेंगे। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी हम लेस कर देंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे 3 हेड थे, मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग हेड थे हमारे, उन तीनों को हम ऐड करेंगे। नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश। उसके बाद हमारा 2 टाइप के आएंगे, कैश एट बिगिनिंग और कैश एट एंड। फिर जो एंड में हमारा रिजल्ट बच जाएगा उसको हम बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हमारे यहाँ पे 2 तरह के स्टेटमेंट होती है। फर्स्ट वन इज फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं? ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है जिसके अंदर हम बात करते हैं सिर्फ वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल के अंदर हम देखते हैं जैसे कि करंट एसेट्स क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या है। और जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमारा एक नैरो कंसेप्ट है, वो एक छोटा कंसेप्ट है जिसके अंदर हम सिर्फ बात करते हैं कैश के बारे में, कैश से रिलेटेड आइटम्स के बारे में बात करते हैं। सेकंड आता है हमारा सोर्स, मतलब इसको हम कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है उसको हम मतलब उसको जनरेट करते हैं वेरियस यूज़ ऑफ, मतलब कई कई जगह से हम उसको जनरेट कर सकते हैं। और जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसके अंदर सिर्फ हम ओपनिंग बैलेंस कैश का लेते हैं और क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। अब इसके यूजेज के बारे में देखते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म मतलब उसमें यूज़ होता है, और ये हमारा एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है।
शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, तो इसमें आता है चेंज इन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटी शोन थ्रू शेड्यूल ऑफ चेंज। अगर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में चेंज हो रहा है तो हम सिर्फ उसको लेते हैं। इसके अंदर हम क्या लेते हैं, कैश फ्लो को ही लेते हैं सिर्फ। इसके बाद आता है एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट इसके बाद मतलब जो हमारे एंड में रिजल्ट आता है उससे हमें क्या पता चलता है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी नेट वर्किंग कैपिटल किस तरह की है, और इसके अंदर हमें क्या पता चलता है, चेंज इन कैश। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग कौन सा यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ होता है इसमें, एक्रूअल बेसिस, और इसमें हम करते हैं एक्रूअल बेसिस कन्वर्टेड इनटू कैश, क्योंकि इसमें हम कैश के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम सेकंड टॉपिक करते हैं जो आता है हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या आता है हमारा, सबसे पहले इसके अंदर हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं सेल माइनस वीसी। वीसी होता है हमारा वेरिएबल, माइनस इसके बाद हमारा जो निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद हमारे उसमें जो भी हमारी फिक्स कॉस्ट लग रही है उसको हम माइनस करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट को बोलते हैं ईबीआईटी। इसके बाद हमारा जो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सेल के अंदर से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया है। या फिर हम एक उल्टा भी देख सकते हैं कि फिक्स के अंदर हम अगर प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो ये होता है हमारा कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। सेकंड आता है हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज इक्वल्स टू फुल प्रोडक्ट कॉस्ट, ये टोटल अमाउंट, इसको हम ये बोलते हैं। अब इसके बाद हम डिफरेंस देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या आता है, इसका क्या मीनिंग होता है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक फॉर असर्टेनिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये एक हमारे डिसीजन लेने की एक टेक्निक होती है जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगने वाली है। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होता है, ये अपोर्शनमेंट ऑफ टीसी, मतलब टोटल कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एसी। इसके अंदर हमें सिर्फ पता चलता है एसी एवरेज कॉस्ट, इसमें पता चलती है मार्जिनल कॉस्ट। इसके बाद जो हमारा इसका क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, मतलब जो वीसी होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट के, और जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हमें क्या बताती है, पीरियड कॉस्ट। इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है दोनों ही वो हमें प्रोडक्ट कॉस्ट के बारे में बताती है। इसमें क्लासिफिकेशन कितने हेड्स के अंदर होता है, फिक्स्ड हेड एंड वेरिएबल, इसको हम पीवी रेशो से देखते हैं। और इसके अंदर होता है प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट एबिलिटी गेट अफेक्टेड, इसमें ये चीज़ें इफेक्ट होती हैं। इसके बाद आता है हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट इन्फ्लुएंस द कॉस्ट पर यूनिट। अगर हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मतलब कोई भी चेंज वगैरह तो उससे वो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं देता है कॉस्ट पर यूनिट पे, पर अगर इसके अंदर है तो वो उसके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। हाईलाइट क्या करता है इसमें, हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता निकलता है, इससे पता चलता है हमें नेट प्रॉफिट। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर हमें क्या क्या पता चलता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इन तीनों को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ये हमारी तीनों निकल कर आती है प्राइम कॉस्ट। और अगर जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इन तीनों से हमारा निकल कर आता है कन्वर्जन कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट में क्या क्या आता है हमारा, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, सेलिंग में कितना कर रहे हैं, फाइनेंसिंग में कितना कर रहे हैं, और अदर एक्सपेंसेस में, तो ये सारा हमारा निकल कर आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम इसके कुछ फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ते हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो सेल के अंदर माइनस करते हैं वीसी वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है। कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो हमारा ईबीआईटी निकल कर आता है। ईबीआईटी या इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो उसको हमारा निकल कर आता है टैक्स। फिर हमारा आता है ईएटी माइनस पीडी, पीडी प्रेफरेंस, तो उसके बाद हमारा निकलता है ईपी। ईपी में हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमारा आता है ईपीएस। ईबीआईटी का मतलब था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो हमारा निकल कर आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस करेंगे टैक्स तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे तो हमारा आता है ईपी, अर्निंग पर शेयर, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से तो हमारा आता है अर्निंग पर शेयर्स। ईपीएस पूरा हमारा एग्जैक्ट निकल कर पता चल जाता है। अब जो हमारी पीवी रेशो होती है, पीवी रेशो हमारी किस तरह से निकलती है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। थर्ड फॉर्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ब्रेक इवन कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट जो होती है वो हमारी हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वन इज रुपीज़, सेकंड इज रेशो मेथड एंड थर्ड वन इज यूनिट। तो रुपीज़ से हम कैसे निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। रेशो से हमारा फॉर्मूला होता है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट अपॉन एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100।
यूनिट, अगर हमें एक यूनिट का निकालना है तो हम किस तरह से निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब हम निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS। इसके भी दो मेथड होते हैं, एक होता है रुपीज़ एंड सेकेंड वन इज रेशो। तो रुपीज़ से हम कैसे निकालते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस BEP। सेल्स में से माइनस कर देंगे BEP, जितनी हमने मतलब आई है एक्चुअल सेल्स में से माइनस कर देंगे जितनी हमारी एस्टिमेटेड आई है। और दूसरा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन PV रेशो। इसके लिए हमें पहले PV रेशो भी निकालना पड़ता है, इस मेथड के लिए हमें पहले BEP निकालना पड़ता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल्स मल्टीप्लाई बाय PV रेशो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स फॉर DP, डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट के भी हमारे दो फॉर्मूलेज होते हैं, FC प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कौन सा है, डिज़ायर, मतलब हम जो चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर में इतना प्रॉफिट हो तो हम उसको पहले ही फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे PV रेशो के साथ में। अगर हमें यूनिट के बेसिस पर निकालना है तो हमारा होता है फिक्स कॉस्ट प्लस DP, डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसके बाद हमारा आता है शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट में आता है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशोज। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल FC माइनस मिनिमम अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। तो ये हमारे थे मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ फॉर्मूलाज। और हम बाकी अब फॉर्मूलेज को पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या आता है हमारा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्ट, ये दोनों का अगर हम डिफरेंस अगर निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंस। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड मतलब जो हमने एक स्टैंडर्ड माना था, जैसे हमने माना था कि हमारी जो एक्सपेंस आएंगे वो 100 आएंगे, बट एक्चुअल में हो गया 110। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, दैट इज 10, तो वो हमारा क्या है, वेरिएंस। तो हम उसको बोलते हैं वेरिएंस। तो अब हमारा फर्स्ट निकलता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MCV। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड मतलब जो हमने माना था, एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट आई है, उन दोनों को लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगी मटेरियल कॉस्ट। अब जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। और एक्चुअल कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। अब इसके भी दो मेथड होते हैं हमारे, मटेरियल प्राइस और मटेरियल यूजेज। प्राइस की बात हो रही है तो इसके अंदर हम क्वांटिटी कर लेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। और अगर यूजेज की बात हो रही है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ना तो हमारा मटेरियल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा, MCV इज इक्वल्स टू MPV प्लस MUV। मटेरियल यूजेज का फॉर्मूला क्या होता है, मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस। और दूसरा निकलता है हमारा मिक्स वेरिएंस। तो इसको निकालने के लिए हमें एक रिवाइज जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है वो भी निकालनी पड़ती है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं SP होल ब्रैकेट SQ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसके अंदर निकालने के लिए SP स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यील्ड वेरिएंस हमारा निकलता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पे हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, ब्रैकेट एक्चुअल यील्ड कितना हुआ माइनस स्टैंडर्ड यील्ड, स्टैंडर्ड हमने कितना माना था। मटेरियल मिक्स वेरिएंस के अंदर क्या आता है, तो इसमें हमारा आता है SP होल ब्रैकेट SQ माइनस AQ। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल के अंदर हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन थी 40, स्टैंडर्ड रेट मतलब जो हमारा SP है वो हमें 2 दिया हुआ है, एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है 90 एंड एक्चुअल रेट इज़ 3। तो आप देख सकते हैं ये हमें 4 चीज़ें गिवन है। इसके बाद हमें MCR निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला था SC माइनस AC। SC का मतलब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, क्वांटिटी कितनी है 40 और प्राइस कितना है 2, तो ये आ गया हमारा 80। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लेते हैं एक्चुअल कॉस्ट हमें पहले से ही गिवन है और क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा कितना आ गया 90, तो हमारा आया 10 मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव को हम बोलते हैं एडवर्स। इसके बाद हमें यूजेज निकालनी है। यूजेज का हमारा क्या फॉर्मूला था, SP ब्रैकेट SQ माइनस AQ। तो SP हमारा कैसा कितना दिया हुआ था 2, तो 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। SQ हमें क्वेश्चन में गिवन था 40, AQ हमें जो क्वांटिटी थी ना वो हमें गिवन नहीं थी, तो क्वांटिटी को हम किस तरह से निकालेंगे, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्चुअल कॉस्ट अपॉन रेट। कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारी एक
प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो हमें पता चल जाएगी। तो वो हमारा कितना है 30 को लेस कर देंगे तो हमारा आ गया 20, और 20 जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है फेवरेबल। यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन लिया है जिसके अंदर हमें 80 मटेरियल कॉस्टिंग दी हुई है। यूनिट रिक्वायर 80 kg ऑफ मटेरियल कॉस्टिंग, तो ये हमारा हो गया क्या SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसके बाद हमें 3 जो है 3 kg हैज़ बीन कंज्यूम्ड, तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड प्राइस। फिर है ऑन कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि जो हमारी जो यूनिट आई थी ना वो 75 क्वांटिटी हमने यूज़ करी है, तो ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी। और मटेरियल कंज्यूम करा है हमने ₹3.5, तो ये हो गया हमारा AR एक्चुअल रेट। तो अब इसके अंदर हमें सभी तरीके के जो वेरिएंस है वो निकालने हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप का भी आ जाता है जिसमें हमें सभी वेरिएंस के बारे में पूछ रहा होता है, तो हम इसके अंदर सभी वेरिएंसेस को निकालेंगे। SQ दिया हुआ है हमें, SP भी गिवन है, AQ भी गिवन है और AR भी गिवन है, तो हम इनको निकालते हैं। इनको निकालने के लिए हम बस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और हमारी जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ मटेरियल प्राइस भी निकाल दिया, कॉस्ट और यूजेज हमने तीनों निकाल दिया। इसके बाद आता है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर क्या होता है हमारा फॉर्मूला SC माइनस AC। वहाँ पर मटेरियल कॉस्ट के अंदर हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इसमें होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट सेम। पर बस इसके अंदर हम अंदर क्या लेते हैं, लेबर है। लेबर क्या करता है, टाइम देगा बिजनेस के अंदर, आवर्स देगा, और उसको हम कितने रेट से हम देंगे तो हम इसके अंदर उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है स्टैंडर्ड टाइम या फिर हम क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड आवर्स, इसको हमने मल्टीप्लाई करा है स्टैंडर्ड रेट से, माइनस कर देंगे एक्चुअल टाइम, एक्चुअल आवर या फिर एक्चुअल रेट, इनसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट के बारे में बात कर रहे हैं AT और AH एक्चुअल आवर्स ब्रैकेट SR माइनस AR। एफिशिएंसी कितना काम निकल कर आ रहा है तो हम उससे करेंगे SR ब्रैकेट ST माइनस AT। लेबर यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस के अंदर आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड या फिर रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। इसके बाद आता है हमारा अगर जो हमारा जो यील्ड होता है उसको किस तरह से निकालेंगे हमारा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड को, तो वो हमारा निकलता है SV स्टैंडर्ड यील्ड मल्टीप्लाई बाय AT अपॉन ST। तो ये सब आपको गिवन होगा, बस आपको ये निकालना होगा तो आप इजीली निकाल पाएंगे। आइडल टाइम के बारे में बात करें, आइडल टाइम को हम बोलते हैं IT से, और IH से मतलब होता है आवर्स और T का मतलब होता है टाइम। तो इसका फॉर्मूला होता है IT या फिर IH मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, तो हमारा इससे निकल कर आ जाता है यील्ड टाइम, हमें पता चल जाता है। अब जो हमारी कॉस्ट होती है वो अगर हम उसका फॉर्मूला पता करना हो तो कॉस्ट का कैसे निकल कर आएगा, रेट प्लस एफिशिएंसी प्लस यील्ड टाइम, तो उससे हमारी जो होती है लेबर कॉस्ट वेरिएंस वो हमें पता चल जाता है। इसके बाद आता है हमारा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के अंदर हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है स्टैंडर्ड वेरिएंस ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएंस। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारा एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। एक्सपेंडिचर का होता है स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आउटपुट एक्चुअल रेट। ये हो गया हमारा SC माइनस AC, तो ये हमारा वही फॉर्मूला है। ओवरहेड की बात करें तो उसमें भी सेम ही होता है एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। एक्सपेंडिचर में स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। वॉल्यूम में आता है हमारा एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। सेल्स वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस में आता है एक्चुअल सेल्स, मतलब जितनी एक्चुअल में सेल्स हुई माइनस करेंगे बजटेड, हमने कितनी एस्टिमेटेड मतलब सोचा था कितनी हमारी सेल्स हो जाएगी। बजटेड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्राइस मल्टीप्लाई AQ मल्टीप्लाई AP। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बजटेड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी होल मल्टीप्लाई बाय बजटेड प्राइस। प्राइस हमारा कैसे निकलता है, बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस होल मल्टीप्लाई बाय AQ एक्चुअल क्वांटिटी। अब यहाँ पर हमने एक और फॉर्मूला क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें PV रेशियो गिवन है 40%, ऑफसेट 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस, हाउ मच सेल मस्ट बी इंक्रीज। मतलब PV रेशो हमें गिवन है, उसके बाद बोल रहे हैं 10% जो है वो डिक्रीमेंट आया सेल प्राइस के अंदर, तो हमसे पूछ रहे हैं कि सेल के अंदर कितना हमारा जो है वो इंक्रीज़ हुआ होगा। तो उसे हम देखते हैं,
सेल हमने लेट किया 100 है, 100 रुपीज़, तो हमारा 100 माइनस VC, जो हमारा VC हमने माना 60 होगा, तभी तो हमारी PV रेशो कितनी आई 40। अब इसके अंदर अगर 10% का डिक्रीज़ हो जाएगा, तो मतलब जो सेल थी पहले 100 थी, 100 का 10% डेट इज़ 10, तो अगर उसका हम डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा कितना आता है 90। अब ये 90 आ गया, 90 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30। तो ओल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल, तो वो हमारा निकलता है 40 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 90। तो ये हमारा आ गया, इसको हम कर देंगे 120 माइनस 100, 100 हमारी एक्चुअल सेल्स थी, तो आ गया हमारा 20। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा और उनके सभी फॉर्मूलेस को एक बार गो थ्रू करा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।